Assalamu alaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. Breast cancer एक ऐसा जुमला है जिसको जब लोग सुनते हैं उनके दिमागों में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं. डर, फ़िक्र, ब्लेम, कन्फ्यूजन, उदासी, गुस्सा. लेकिन दुनिया में हर 8 ख़वातीन में से एक को अपनी ज़िंदगी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस मिलेगा. And of those diagnosed early in localized stages, 98% will survive. तो इतनी प्रेवलेंट बीमारी और उतनी प्रिवेंटेबल बीमारी के बारे में हम बात कैसे नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसे समझने से इसको हम प्रिवेंट और क्योर भी कर सकते हैं. तो आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात चंद हीरोइक ख़वातीन से करवाने वाली हूँ जिन्होंने इस बीमारी के हाथों से हार नहीं मानी, बल्कि उसको हराया और आज दूसरों की भी मदद कर रही हैं कि वो भी उससे हार नहीं माने. एक शख्स को जब कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान मिलता है, उनके लिए उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है. ट्रीटमेंट पर ख़र्चा, नौकरी करना, लाइफस्टाइल चेंजेस और सिम्टम्स को मैनेज करना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लूजिंग योर हेयर. हमारे लिए हमारे बाल कितने अहम होते हैं और हमारी सेल्फ इस्टीम से कितने डायरेक्टली रिलेटेड हैं. लेकिन ज़रा ये इमेजिन करें कि एक बंदा को अभी कैंसर का डायग्नोसिस मिला है और ऊपर से वो शीशे में देखते हैं और अपने आप को पहचानते नहीं. लेकिन इसके बारे में लॉलीज लॉक्स नामी इदारा कुछ कर रहा है. Allow me to introduce you to Jamie Wright, the Executive Director. मैं इस वक्त आपको मिलवाने जा रही हूँ जेमी राइट से, जो लॉलीज लॉक्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. आप हमें लॉलीज लॉक्स से अपने खुसूसी ताल्लुक के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई. Lolly was my mom actually. दरअसल लॉलीज मेरी वालदा थी और लॉलीज लॉक असल में उनका विजन था. ये तब की बात है जब वो बीमार थी और वो जिस तरह अपने मर्ज कैंसर के खिलाफ लड़ रही थी, उन्हें मालूम था कि उनकी विक उनके लिए बहुत अहमियत रखती थी. उन्हें पता था कि इसकी मदद से उन लोगों के देखने का अंदाज तब्दील कर सकती है जो उन्हें एक बीमार शख्स के तौर पर देखते हैं. और जब इनमें कैंसर की तशख़ीस हुई तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब उनके सर के बाल गिरेंगे और उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा तो उनके पास विग होनी चाहिए. Now, Lolly's Locks has only been around for 3 years, correct? But in 3 years, Lolly's Locks को कायम हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं. इन 3 बरसों में आपने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं. आपने इसे न्यूयॉर्क में भी लॉन्च किया है. पिछले चंद बरसों के दौरान आपने जो काम किए हैं उनके बारे में कुछ बताएं. हम आगे बढ़ रहे हैं. हमने अपने काम का आगाज इस तकरीब से किया था जिसमें इस वक्त आप मौजूद हैं. ये एक तरह से हमारी तारुफी तकरीब थी और इसने हमें वाशिंगटन डीसी से मुतारिफ कराया. We always had big goals. We always had big dreams in terms. हमने ज़रूरतमंदों की मदद के बारे में हमेशा बुलंद अहदाफ रखे हैं. इस वक्त तक हम 300 से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं, जो सब ख़वातीन हैं और जिनका ताल्लुक वाशिंगटन डीसी समेत अमेरिका की 42 रियासतों से हैं. और उन लोगों की भी एक बड़ी तादाद है जिनके साथ इस सिलसिले में हम राब्ते में हैं. हमने शिकागो में भी अपने इवेंट्स किए. अब वहाँ भी लोगों को हमारे कामों के बारे में पता चल रहा है. मुझे तवक्को है कि हम आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ ख़वातीन तक उनकी अपनी कम्युनिटीज़ में पहुंच रहे हैं. And more as we're touching the women in their communities. What exactly can we expect to see at tonight's event? So tonight's event is our biggest of the year. आज रात का इवेंट साल भर का हमारा सबसे बड़ा इवेंट है. हम यहाँ इस फूड फैशन की मेज़बानी कर रहे हैं. हम यहाँ एक फैशन शो भी कर रहे हैं जिसे ब्लूमिंगडेल ने स्पॉन्सर किया है और वो हमारे शिराकतदार भी हैं. और इस शो में कुछ मॉडल हमारे पास मौजूद विग्स पहनकर पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि इनकी क्वालिटी क्या है और किसी शख्स के लिए इसकी कितनी अहमियत है.
MC tonight is آج رات اس تقریب کی ایک اہم شخصیت مس رابرٹس ہیں. ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کینسر سے بچ نکلنے میں کامیاب رہی ہیں اور جب انہیں بریسٹ کینسر ہوا تھا تو انہوں نے ہم سے وگ لے کر پہنی تھی. اس لیے آج کی شام کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. آپ آخر میں جس سے بات کریں گے وہ ہیں ایک محترم شخصیت میشیل شوینفیلڈ. آج کی شام ان کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. اس تنظیم کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا، لیکن بعد ازاں اس تنظیم کے ساتھ ان کا ایک خاص ذاتی تعلق قائم ہو گیا تھا. Allow me to introduce you to the guest speaker of the night. She is the woman of the evening, Michelle Schoenfeld. Michelle, you have a wonderfully inspiring story. Tell me about that. Well, to be honest, I started with Lolly's Locks the very first year, which was almost 3 years ago. And I do a lot of fundraising, a lot of like social charity things in the city. سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت ابتدا میں ہی تقریباً 3 سال پہلے لولیز لاکس کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا. انہوں نے اگلے سال پھر مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر میں کچھ پیچھے ہٹ گئی. لیکن پھر 2 ہفتے کے بعد مجھ میں تیسرے درجے کے بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی اور پھر یکایک انتہائی تیزی سے مجھے یہ احساس ہوا کہ وگ پہننا کیا ہوتا ہے، اور مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس کا تعلق خود نمائی سے نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وگ بھی اسکارف کی طرح اچھا دکھائی دینے کے لیے پہنی جاتی ہے. یہ خود نمائی یا زیبائش نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عزت نفس سے ہے. اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ ایک ایسے وقت میں لوگوں کے درمیان جانے کے قابل ہو سکیں جب اس کے سوا آپ کا کسی اور چیز پر اختیار نہیں ہوتا. It's about being able to go out in public and look like you when nothing else is in your control. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ. اب میں آپ کی ملاقات ایک ذہین اکامپلش خوبصورت خاتون سے کروانے جا رہی ہوں بائی دا نیم آف ایلن روز. ایلن ایک بیوٹی کوئین، ماڈل اور فگر رولر اسکیٹر ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی انڈسٹری میں کام کرتی ہیں جو وہ ان کی فزیکل اپیئرنس کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود حال ہی میں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا which you could say could potentially end her career and save her life. جب کچھ ہی دیر پہلے ہالی ووڈ ایکٹریس اینجلینا جولی نے بھی یہی قدم اٹھایا، ان کو بہت میڈیا اٹینشن ملی. لیکن ادھر ہی ہمارے واشنگٹن ڈی سی ایریا میں ایک انسپائرنگ خاتون ہے جو یہی جنگ کو لڑ رہی ہے ان کی کینسر کی فیملی ہسٹری کی وجہ سے. آئیے اور ملیے ایلن روز سے. Ellen, you are considered DC, Maryland, Virginia's sweetheart. You've spent quite a bit of time in the limelight. Tell me about that. What's your journey been like to this point? Well, I think a lot of the people in the area know me primarily. میرا خیال ہے کہ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ بنیادی طور پر مجھے تھوڑا بہت میری ماڈلنگ کی وجہ سے اور زیادہ تر خوبصورتی سے منسلک میرے کیریئر کی بنا پر جانتے ہیں. اور مجھے نہ صرف مس USA بلکہ اس کے بعد مس امریکہ اور حال ہی میں پولینڈ میں مس سپرا نیشنل کے مقابلے میں امریکہ کی نمائندگی کرنے کے شاندار مواقع مل چکے ہیں. میرے سفر کا آغاز 2009 میں ہوا تھا. Tell me about your mom. You lost your mom, and that has a very important role in where you are today. Yeah. جب میری والدہ میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی تو اس وقت میری عمر 12 سال تھی، لیکن یہ ان میں کینسر کی تشخیص ہونے کا پہلا موقع نہیں تھا. جب پہلی بار ان میں کینسر کا علم ہوا تو اس وقت وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھیں اور اپنی دوسری ماسٹرز ڈگری پر کام کر رہی تھیں. انہیں محسوس ہوا کہ ان کی چھاتی میں کچھ گلٹیاں بن گئی ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کی عمر محض 27 سال ہے اور یہ ممکن نہیں کہ یہ چیز کینسر ہو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو 6 مہینے کے بعد میرے پاس دوبارہ آئیے. انہوں نے وہی کیا جو ڈاکٹر نے کہا تھا اور وہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئیں. اس وقت تک ان کی گلٹی کا سائز گولف کی گیند جتنا ہو چکا تھا اور وہ تیسرے درجے کا بریسٹ کینسر بن گیا تھا. ایک میڈیکل پروسیجر کے ذریعے ان کی دائیں چھاتی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ آپریشن کرانا ان کے لیے بہت پیچیدہ نفسیاتی معاملہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے آپریشن کرانے کا فیصلہ کیا تو یہ سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں نے آپریشن کروا لیا ہے،
अब कैंसर मुझे मार नहीं सकता। And I'm going to move on with my life. It's a big decision. ये एक बड़ा फैसला था। मुझे पता है कि आपने कैंसर जीन का टेस्ट कराया जबकि आपको कैंसर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आपने ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। ज़रा इस बारे में बताएं कि आपके दिमाग में क्या गुजर रहा था जब आपने इसके बारे में फैसला किया। Well, the gene you're talking about is actually a gene mutation, a BRCA1 and 2 gene mutation. And it आप जिस जीन का जिक्र कर रही हैं वो एक खास किस्म का जीन है जो औरत को ये बताता है कि इस चीज़ का इम्कान 80 से 90% है कि उसे अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में छाती या किसी और किस्म का कैंसर हो सकता है। और मैंने सोचा कि चूंकि मेरी वालिदा पर दोबारा कैंसर का हमला हुआ था, मेरी दादी भी इसी मरज का शिकार हुई और मेरी दादी की बहन को भी यही लाहक हुआ था, इसीलिए मुझे भी यकीनी तौर पर कैंसर हो सकता है। इसलिए मैंने अपने कैंसर जीन का टेस्ट करवाया। इसका रिजल्ट मनफी था। मुझे पता चला कि मेरी वालिदा के टेस्ट का नतीजा भी मनफी ही था। इसलिए मैंने सोचा कि ये उनकी बदकिस्मती थी, ये उनके जीन की खराबी थी। Well, I mean, you're still beautiful, and I think it's just a testament to your strength that you are. आप अभी तक खूबसूरत हैं और मेरा ख्याल है कि ये आपकी मजबूती का एक सबूत है कि आप अभी भी अपना नाम रोशन करने के काबिल हैं। आप ये बताएं कि प्रोसीजर के बाद ये आपके लिए कैसा था? कोई दर्द और कोई साइड इफ़ेक्ट्स? You know, pain and recovery and side effects. Yeah, it's been an interesting thing. ये एक दिलचस्प चीज़ है और ये सोचना परेशानी का बाइस भी है कि मेरी मैस्टेक्टमी हो चुकी है। आपको पता है कि मैं एक नौजवान खातून हूँ और मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बड़े होकर क्या करूँगी, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ रहना चाहती हूँ और ये कि वो कौन सा शोबा होगा जहाँ मैं काम करूँगी। और इस सोच के साथ मुझे ये भी ख्याल आता है कि मेरी अभी मैस्टेक्टमी हुई है, जो एक बहुत परेशान कुन एहसास है। मैं ये महसूस करती हूँ कि मैंने कुछ किया है। इसे मैं इतनी बड़ी और खौफजदा करने वाली चीज़ नहीं समझती जितना कि लोग मैस्टेक्टमी के मुतालिक महसूस करते हैं। ये ऑपरेशन 2 मरहलों में होता है। पहले मरहले में उन्होंने ऑपरेशन करके मेरी छाती के तमाम टिश्यूज निकाल दिए। उन्होंने वहाँ मौजूद तमाम फैट भी निकाल दी और दूध पिलाने वाले हिस्से भी। अगर मेरे बच्चे पैदा हुए तो बदकिस्मती से मैं उन्हें कभी अपना दूध नहीं पिला सकूंगी। उन्होंने मेरे जिस्म का वो हिस्सा खाली करके वहाँ ऐसे टिश्यूज भर दिए जो फैल सकते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वाशिंगटन डीसी में रहती हूँ और दुनिया के कई बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। मेरा ऑपरेशन जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के अस्पताल में हुआ था और ये ऑपरेशन ब्रेस्ट सर्जरी शोबे की सरबराह ने किया था। वो एक बहुत अच्छी सर्जन और बहुत अच्छी गाइड हैं। मैंने जिस किसी से भी उनके बारे में बात की उसने कहा कि आप महफूज हाथों में हैं। उन्होंने ऑपरेशन के मुतालिक मुझे बहुत इत्मीनान दिलाया और ये फैसला करने में कि ऑपरेशन करना एक दुरुस्त फैसला है, मेरी मदद की, जबकि दूसरे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अभी मुझे कुछ इंतजार कर लेना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन के मुतालिक मुझे बहुत इत्मीनान दिलाया और ये फैसला करने में कि ऑपरेशन करना एक दुरुस्त फैसला है, मेरी मदद की, जबकि दूसरे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अभी मुझे कुछ इंतजार कर लेना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप वाकई शादी से पहले ऑपरेशन कराना चाहती हैं या आप मॉडलिंग छोड़ने तक के वक्त का इंतजार करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप वाकई खूबसूरत दिखाई देना चाहती हैं या जिंदा रहना चाहती हैं। until you're not modeling anymore, she said, you know, do you want to be pretty or do you want to be alive? एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। टाइगर लिली एक फूल है जिसके पेटल्स सर्दियों के महीनों में गिरते हैं और गर्मियों में वापस आते हैं जब वो फूल ब्लॉसम करता है। मेमा कर्मो का कहना है कि जब एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस मिलता है वो भी बिल्कुल यही प्रोसेस से गुजरती है। इसीलिए जब मेमा को 32 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस मिला, उन्होंने द टाइगर लिली फाउंडेशन को शुरू किया, जो आज अनगिनत ख़वातीन और उनकी फैमिलीज़ की मदद करता आ रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मेमा की कहानी और मेमा की ताकत इससे कई गुना ज़्यादा है। आइए और मिलिए मेमा कर्मो से। Meima, you are a wonderfully inspiring success story, and I feel like there are many stories within your story. So I want to start right from the beginning. You were born in Liberia, and your journey to where you are right now was very, very inspiring, very interesting. Tell me about that. So I was born in Liberia, West Africa, and मैं जनूबी अफ्रीका के मुल्क लाइबेरिया में पैदा हुई और इस मुल्क में होने वाली 3 बगावतों में बच निकलने में कामयाब रही और हम जान बचाने के लिए लाइबेरिया से अमेरिका आ गए। इस सिलसिले का आखिरी वाक़या बहुत अहम था। मेरे वालिद मेरे स्कूल आए और मुझे बताया कि मुल्क में एक जंग जारी है और तुम कल हाई स्कूल ग्रेजुएट करने वाली हो। ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हें एक हवाई जहाज़ में सवार करा दूंगा।
जो तुम्हें अमेरिका ले जाएगा। और मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला कि क्या मतलब। उन्होंने कहा कि बस अपना सामान समेटो, तुम्हें ये मुल्क अभी छोड़ना है, तुम्हारे लिए यहाँ रहना महफूज नहीं है। मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरी और फिर 16 साल के बाद मेरे पास अमरीकी ख्वाब थे। मैंने वो ख्वाब देखे जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। मेरे पास एक शानदार घर है, एक अच्छी मुलाजमत है और मैं माली लिहाज से मुस्तहकम हूँ। फिर मेरी मंगनी हुई और मैंने शादी कर ली। मेरी 3 साल की एक बेटी है। फिर एक रोज़ नहाने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरी छाती में एक गिल्टी मौजूद है। मैं महीने में एक बार नहाते वक्त छाती का मुआयना करती थी। 1 महीने पहले ये गिल्टी मौजूद नहीं थी। या मुमकिन है कि बहुत छोटी है और मुझे पता न चला हो। मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम नौजवान हो, तुम्हें कैंसर नहीं हो सकता, ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए मैंने अपनी बायोप्सी पर बहुत जोर दिया। आखिरकार मेरी बायोप्सी हुई और अगले रोज़ उन्होंने मुझे बुलाकर बताया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और ये कैंसर की वो किस्म है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये मेरे लिए बहुत परेशान कुन बात थी। आपको मालूम है कि जब मैं लाइबेरिया में थी तो अपनी जान बचाने के लिए भाग कर यहाँ आ गई थी। मैं उन फौजियों से भाग रही थी जिनके हाथों में बंदूक थी और अब खुद मेरे अंदर एक जंग जारी थी जिससे मैं भाग नहीं सकती थी। और फिर बहुत कुछ हुआ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब मैं किसी मुश्किल में घिरती हूँ तो उससे बच निकलती हूँ। ये मेरा नज़रिया और मेरी सोच है। और फिर आखिरकार हुआ भी यही। हो सकता है कि मेरे साथ ये सब कुछ किसी खास वजह से होता हो। It occurred to me that, maybe these things were happening for a reason. Tell me about Tiger Lily Foundation and what sort of work it's done through the years. So it began as a way to... ये फाउंडेशन इस ख्याल के पेश नज़र शुरू की गई कि नौजवान ख़वातीन को ये एहसास दिलाया जाए कि ऐसा कोई मौजूद है जो आगे बढ़ेगा और आपको इस आग से बाहर निकालेगा। तो ये इस तस्वुर के तहत कायम की गई थी। इस सिलसिले में मेरे पास एक प्रोग्राम था जिसे मैंने शुरू किया। जब लोगों को मेरी फाउंडेशन के मुतालिक पता चलना शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे मदद करने के लिए कहा। मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास तो कोई रकम नहीं है, इसलिए मुझे एक बोर्ड कायम करना चाहिए, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे करने के तरीके सीखने चाहिए। और फिर मुझे ये पता चलना शुरू हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर के तजुर्बे से गुजरने वाली नौजवान ख़वातीन की देखभाल और इलाज मुआलजे के हवाले से बहुत से खला और खामियां मौजूद हैं। डॉक्टरों को ये बताने की ज़रूरत है कि 40 साल से कम उम्र की औरतों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इलाज के सिलसिले में इस तरह की खामियां मौजूद थीं और मैं इस सारे अमल से गुजर चुकी थी। इसीलिए मैंने चीज़ों की एक फहरिस्त बनाई जो मेरे काम आई और इन चीज़ों की फहरिस्त भी बनाई जो मुझे नहीं मिल सकी। और फिर जब मैं दूसरी ख़वातीन से मिली और उनसे उनके बारे में पूछा कि उन्हें कौन सी ऐसी चीज़ मिली थी जिसकी वाकई उनके लिए अहमियत थी और ऐसा क्या था जो उन्हें नहीं मिल सका था, तो इस सिलसिले में हमने बुनियादी अहमियत के प्रोग्राम्स तैयार किए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें अवामी सतह पर मदद हासिल हुई। हमें लोगों की जानिब से एक $100, $1000 और $20 तक के चेक मिले और ये सब अतियात आम लोगों ने दिए। मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन ख़वातीन की मदद करना चाहती थी जो बीमार थीं। इस वक्त हम 43 रियासतों में काम कर रहे हैं और उन औरतों और लड़कियों की मदद कर रहे हैं जिनकी उम्रें 40 साल से कम हैं। और हम 10, 12 और 13 साल की लड़कियों को अपने जिस्म और ब्रेस्ट की सेहत की आगाही के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। When they're done with treatment, it's been exciting and it's been a roller coaster ride because none of it was planned. I just happened to get breast cancer and I just never shut up about it. Thank you very much. God bless. You're an inspiration. Thank you so much. Thanks for having me. कैंसर पाकिस्तान में सबसे आम कैंसर है। लकली ये कैंसर्स की उन अक़साम में से है जो सबसे ज़्यादा काबिल इलाज है और जिनका सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस काबिल इलाज कैंसर से भी पाकिस्तान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद की अमवात होती हैं। इन अमवात की एक बड़ी वजह सेहत की सहूलियत की कमी, कम इल्मी और ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड स्टिग्मा है। वो स्टिग्मा जिसके बाइस बहुत सी मरीज़ ख़वातीन इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। देखिए कराची से हमारे रिपोर्टर खुर्रम रियाज की ये रिपोर्ट। सरतान एक जानलेवा मर्ज है, मगर सरतान छाती का हो तो एहतियात और बरवक्त तशखीस करके इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में छाती के सरतान में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह लाइल्मी और समाजी तन्हाई का वो खौफ है जिसके बाइस ख़वातीन इलाज से घबराती हैं। और एक बार जो खातून इस मर्ज का शिकार हो जाए इसे माशरा दुत्कारता है। कराची की 32 साला शहरी सदफ भी इन्हीं ख़वातीन में शामिल हैं जिन्हें छाती के सरतान के बाइस अजनबी नज़रों से देखा जाता है। मुतासरा खातून का कहना है कि उन्हें मर्ज के बाद ही खोटे और करे की पहचान हुई। मेरी शादी को 14 साल हुए, एक मेरा बेटा है माशाल्लाह। 3 साल हुए मुझे इस बीमारी को पता हुए और इलाज चलते हुए। जब पता चला था तो बड़ा अजीब सा लगा था और काफ़ी लोग दूर हो गए ख़ानदान के, फैमिली भी बहुत सी, मतलब बहुत कुछ पता चला।
پاکستان میں سالانہ 40,000 کے قریب خواتین چھاتی کے سرطان سے لقمہ اجل بنتی ہیں۔ یہاں ہر 9 میں سے ایک خاتون اس مرض کا شکار ہوتی ہے، جن میں سے بیشتر اس مرض کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہیں، جبکہ کچھ نڈر خواتین کو سرطان کے مرض سے لڑنے کا فن بھی آتا ہے۔ صدف رحمان کہتی ہیں کہ انہیں 3 برس پہلے چھاتی کے سرطان کا علم ہوا تو وہ پہلے گھبرائیں، موت کے خوف اور معاشرے میں تنہائی کا شکار ہونے کے وسوسوں نے انہیں زیر کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ہمت سنبھالی اور ڈاکٹر سے رجوع کیا، جنہوں نے انہیں مزید ہمت دلائی اور احتیاط اور حوصلے برقرار رکھنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہو رہا ہے، تھوڑے تھوڑے عرصے میں جیسے میرے ہسبینڈ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، بس یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر۔ تو نہیں سوچتی تو خیر ہوں، جب سے بیماری کا پتہ چلا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ گھر میں تو کافی کمی آئی ہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو اس وجہ سے ذہن میں نے اب آ کے تھوڑا سا چینج کیا ہے اپنا ادھر ادھر ذرا، کیونکہ بچوں کے لیے تو جینا ہے۔ ڈاکٹر منظور زیدی پاکستان میں کینسر کے مرض کے پہلے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں بریسٹ کینسر سے ہونے والی اموات کی بڑی وجہ کم علمی اور صحت کی سہولیات کی کمی ہے۔ بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کینسر ہے جس کا معلوم ہونا بہت آسانی سے شروع کی سٹیج میں ہو سکتا ہے۔ جو خاتون جن کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کو اگر اس کا ذرا سا بھی احساس ہو تو وہ اپنے آپ کو خود معائنہ کر کے کچھ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ غیر معمولی ان کی چھاتی میں ہے، اور اس کا فوراً پھر ٹیسٹ اور معائنہ اور جو کچھ بھی کرنا ہو وہ کرا جا سکتا ہے، تو اس کا ڈائگنوسس اور اس کی سٹیج جس پر اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے وہ ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے اس سلسلے میں کوئی خاص رجحان نہیں ہے، یا اس کا احساس نہیں ہے، یا اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس اکثر مریض اس سٹیج پر آتے ہیں جبکہ وہ بیماری بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ دنیا ہو، ترقی پذیر یا پسماندہ، چھاتی کا سرطان خواتین میں ہونے والے کینسر کی سب سے عام قسم ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بریسٹ کینسر کے مریضوں کی اموات کی شرح ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں اس کینسر سے جڑے منفی رویوں کو ختم کیا جائے تاکہ اس کا شکار خواتین اس بارے میں بات کرنے سے گھبرائیں نہیں۔ بہرحال مرض کی موجودگی کو تسلیم کرنا علاج کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ ان انسپائرنگ خواتین کی کہانیاں سن کر آئی ہوپ یہی ثابت ہوتا ہے کہ کینسر ایک پریونٹیبل اور ٹریٹیبل بیماری ہے جس کے لیے ہمیں صرف اویئرنیس اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ تو ایجوکیٹ یور مدرز، سسٹرز اینڈ ڈاٹرز۔ ان ہیروز کی کہانیاں سن کر آئی ہوپ کہ آپ کو انسپریشن ملی ہے اور ایڈوائس بھی، لیکن ہمیں بھی آپ کی ایڈوائس کی ضرورت ہے، تو پلیز ہمیں اپنی ای میلز بھیجتے رہیے گا اور اپنے کامنٹس بھی۔ ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ۔ ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی، انوکھا سفر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فرام کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔